हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस पोर्शन है। इससे पहले भी हम साइंस पोर्शन के ही कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। के जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिन्हें हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, उनमें क्या जो है टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाए। वो ज़्यादा पोल्यूशन काज करते थे, और टेक्नोलॉजी या उन पे क्या इम्प्रूवमेंट करें ताकि वो जो है एक हमारे पास बेटर फ्यूल सामने आ जाए, एज ए बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमें मिले। तो इसमें जो हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बायोमास और दूसरा है विंड एनर्जी। ये दोनों चीज़ें जो हैं आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं बायोमास, क्योंकि बायोमास और विंड एनर्जी हमने इसमें पढ़ना है। बायोमास क्या है? द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास। डेड पार्ट्स प्लांट्स के, ट्रीज के, और जो भी वेस्ट मटेरियल जो है एनिमल्स से निकलता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, उसे हम कहते हैं बायोमास। बायोमास इंक्लूड्स क्या? वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और कोडंग, जिसे हम गोबर भी कहते हैं। ये सब जो है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? बायोमास। चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ भी हो निकले, उसे भी हम बायोमास कहते हैं। वुड जो है उसे भी हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, वो भी बायोमास है। और कोडंग भी जो है, या कोडंग केक्स जो है, यूज़ होते हैं एज एन फ्यूल। मीन्स ये सब क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा बायोमास। Biomass is a renewable source of energy because it is obtained from the plants or animals which can be produced again and again. Biomass क्या हमारे ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हम वुड को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए फ्यूल, या कोडंग को जो गोबर है उसे यूज़ कर रहे हैं हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल, तो वो भी जो है रिन्यूएबल है। वुड अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि एक अच्छा तरीका नहीं है, एक अच्छा मेथड नहीं है कि वुड को हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें, कि इसकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये भी है कि बाकी जो जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, उससे बनने में जो है मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन अगर हम वुड को इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल, उसे बनने में, एक ट्री को दोबारा बनने में जो है कम से कम 10-15 साल का टाइम लग जाता है। और अगर हम खूब ज़्यादा तादाद में जो है ये ट्रीज़ वगैरह जो है प्लांट करें, तो उससे जो है हम कंटिन्यूस जो है यूज़ में ला सकते हैं वुड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले वुड, क्योंकि वुड और हमने जो है इसमें कोडंग देखा, हम दोनों को डिस्कस करेंगे बायोमास में। वुड एज ए फ्यूल, वुड को जब हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है कि वुड को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी। और ये है कि अगर हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं वुड एज ए फ्यूल, और उतने पेड़ भी हम जो है लगा रहे हैं, तो 10-15 साल लग जाते हैं एक जो है फुल फ्लैज पेड़ को बनने में। तो हम इससे जो है कंटिन्यू सप्लाई जो है ले सकते हैं एनर्जी की। वुड जब हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल चूल्हास होते हैं उसमें क्या होता है कि वुड जब हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, तो उसमें जो है फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। मीन्स ज़्यादा वुड जो है जलता है, लेकिन वुड के ज़्यादा जलने के बाद जो है हमें उतनी जो है एनर्जी जो है नहीं मिल पाती है। हार्डली 8-10% जो है ट्रेडिशनल चूल्हास जो है एफिशिएंट होते हैं वुड को एज ए फ्यूल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी देने में। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है वुड की? 17 किलो जूल पर ग्राम। एक तो कैलोरीफिक वैल्यू कम है,
वुड की, तो ये बेटर सोर्स नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स 1 ग्राम वुड, अगर आप 1 ग्राम कोई भी फ्यूल अगर आप जो है बर्न करते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी जो है, कितनी जूल एनर्जी जो है मिलती है। तो अगर हम 1 ग्राम वुड को बर्न करें तो हमें 17 किलो जूल जो है एनर्जी मिलती है। ये है वुड एज ए फ्यूल इन ट्रेडिशनल चूल्हाज। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट होती गई तो स्मोकलेस चूल्हाज आ गए। स्मोकलेस चूल्हाज का ये मतलब नहीं है कि उनसे जो है वुड को हम बर्न कर रहे हैं और स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। स्मोक तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कम स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल चूल्हाज है। और फ्यूल एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने एक इम्प्रूवमेंट की, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की कि हमने ट्रेडिशनल चूल्हाज की जगह जो है स्मोकलेस चूल्हाज लाए, और उससे जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई और स्मोक जो है कम प्रोड्यूस होने लगा एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल वन चूल्हाज थे उनके जो है मुकाबले में। ये भी एक जो है शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया फ्रॉम ट्रेडिशनल टू स्मोकलेस चूल्हास। यही हमने इम्प्रूवमेंट पढ़नी है कि कैसे जो है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनमें क्या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके जो है उन्हें उनसे जो है एक बेटर उन्हें जो है हम बेटर ये सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है वुड का। अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड अगर हम करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, मीन्स एयर की गैर मौजूदगी में किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली हीट करना, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करें तो उससे क्या मिलेगा हमें, ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, चारकोल भी मिलेगा, वुड गैस भी मिलेगी, तार भी मिलेगा, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, और मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ये सब हमें जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, जब हम वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये हमारे पास जो है नए प्रोडक्ट्स सामने आते हैं। तो चारकोल हमें पता है कि बेटर फ्यूल है एज कंपेयर टू वुड के। अगर वुड के मुकाबले में हम देखें तो चारकोल जो है बेटर फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज़्यादा है, 33 किलो जूल पर ग्राम। ये कैलोरीफिक वैल्यू है चारकोल की, और वुड की कितनी है, लगभग इसके हाफ, 17 किलो जूल पर ग्राम। बेटर फ्यूल कौन सा होगा? बेटर फ्यूल वो होगा जो लेस स्मोक प्रोड्यूस करे, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, और जब फ्यूल बर्न हो जाए तो जो रेजिड्यू होता है, जो पीछे बचता है, जैसे हम वुड को बर्न करते हैं तो हमें जो है ऐश पीछे बचती है, वो रेजिड्यू है। तो जो है कम से कम रेजिड्यू जो है फ्यूल बर्न करने के बाद हमें मिले, और जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो। वही है जो करैक्टरिस्टिक्स हमने पहले ही पढ़ चुके हैं गुड फ्यूल के, वो सब जो है हो तो उसे हम कहेंगे एक गुड फ्यूल। तो चारकोल, वुड और चारकोल की अगर हम बात करें, वुड वर्सेस चारकोल की बात करें, चारकोल, तो चारकोल जो है एक बेटर फ्यूल है एज कंपेयर टू वुड, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, और ये बर्न होते, जब बर्न होगा तो ये बहुत कम जो है स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट है कि हम ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ वुड जहाँ करते थे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से हम जो है शिफ्ट हो गए। अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उस वुड को हम चारकोल में कन्वर्ट करें तो चारकोल हमारे पास एक बेटर फ्यूल बन के जो है सामने आएगा। और उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें ये और चीज़ें भी मिलेगी, वुड गैस भी मिलेगी, तार भी मिलेगा, एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल भी मिलेगा। लेकिन चारकोल जो है ये एक्सपेंसिव फ्यूल है। ये एक्सपेंसिव इसलिए है कि जब हम चारकोल जो है 0.25 kg मीन्स 250 ग्राम जो है चारकोल हमें मिलेगा 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। जब हम यूज़ करेंगे वुड को, अगर हम 1 kg वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमें 1/4 पार्ट जो है इसका मीन्स 0.25 kg जो है हमारे पास चारकोल मिलेगा। इसलिए भी है ये एक्सपेंसिव फ्यूल है। अब हम कोडंग की बात करते हैं। कोडंग की बात करें तो कोडंग क्या है? गोबर है। इसे भी ट्रेडिशनली तौर पे जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोडंग
के जो केक्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें सुखाया जाता है, उसके बाद उन्हें जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोडंग को अगर हम एज ए फ्यूल यूज़ करें तो उसमें क्या है, एक तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, स्मोकी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या है कि कोडंग में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं, वो जो है जब हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, कोडंग से न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि उन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम सॉइल में यूज़ करें तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम कोडंग को फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हम जो है सॉइल की फर्टिलिटी का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स कोडंग में मौजूद थे, चाहे वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन थे या फास्फोरस के थे, वो जो है ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए कोडंग को जो यूज़ कर रहे हैं हम एज ए फ्यूल ट्रेडिशनल तौर पे, वो जो है एक बेटर बेटर तरीका नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि कोडंग से जो है हम उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएं। एज ए फ्यूल तो यूज़ करें, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं। और जो ये इम्पोर्टेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे सॉइल फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होनी है, वो भी जो है हमें मिल सके, हम सॉइल में भी जो है उसका यूज़ कर पाएँ। तो ये जो है कोडंग एज ए फ्यूल ट्रेडिशनल तौर पे इस्तेमाल करना जो है, ये जो है एक अच्छी बात नहीं है। और ड्यूरिंग जब हम कोडंग ये जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। और कोडंग जब हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत कम है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है। इसलिए जो है ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है कोडंग को एज ए फ्यूल, डायरेक्टली एज ए फ्यूल जो है यूज़ करें। इससे बेस्ट क्या है, अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो कोडंग को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज बायोगैस, या जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस। बायोगैस या गोबर गैस जो है अगर हम कोडंग से बनाएं तो हम जो है एक बेटर तरीके से कोडंग का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस क्या है हमारे पास, बायोगैस क्या है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ किस किस चीज़ की मिक्सचर है, मीथेन, मीथेन जिसका क्या फॉर्मूला है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये जो है बायोगैस मिक्सचर है किन किन गैसेस की, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है बायोगैस का, मेजर पार्ट जो है बायोगैस का क्या है हमारे पास, मीथेन, मीथेन। और कितने परसेंट मीथेन है, 75% ऑफ मीथेन जो है प्रेजेंट होता है बायोगैस में। इसलिए जो है बायोगैस जो है एक बेटर फ्यूल जो है हमारे सामने आ जाएगा। मीथेन क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है मीथेन। बायोगैस को जो है हम कैसे बनाएंगे, बायोगैस इज obtained by anaerobic fermentation, बायोगैस इज obtained by anaerobic fermentation of animals like animal dung and plants waste in presence of वाटर। एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है,
एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है कि हम बैक्टीरियल वगैरह से डिकम्पोज करवाते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को, एनिमल्स के पार्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे गोबर है उसमें जो है हम एनारोबिक फर्मेंटेशन मीन्स डिकम्पोजिशन करवाते हैं थ्रू बैक्टीरिया, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब एनारोबिक बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को, जैसे गौडंग है हमारा उसे, तो उसको कहते हैं हम एनारोबिक फर्मेंटेशन। उस एनारोबिक फर्मेंटेशन से हमारे पास जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ, वो जो है हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, बायोगैस का। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं, इनको जो है बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इन्हें डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करता है, और उसकी डिकम्पोजिशन के बाद जो है हमें गैस मिलती है, जिस गैस को हम क्या कहते हैं, बायो गैस। और स्कीम ऑफ रिएक्शन क्या है, द स्कीम ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन क्या देंगे हमें, मीथेन CH4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। ये है स्कीम ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्लांट में क्या रिएक्शन होती है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का और एनिमल्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये उन पे जो है ये इनको डिकम्पोज करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक की बात होगी, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं काम, और एनारोबिक कौन से हुए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो डिकम्पोज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को, किसमें, जो है बना देते हैं उसकी गैस, और उस गैस को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। और रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन क्या देता है हमें, मीथेन, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा बायोगैस का, और वाटर। और बायोगैस को ऑब्टेन करने के लिए जो हम एक प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसे डालते हैं, उसके बाद वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे डिकम्पोजिशन करते हैं और वहाँ से गैस प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट कैसे बनाएंगे, रफ स्केच बनाऊंगा मैं, जस्ट वेट। एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, इस किस्म का। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम के कंसेप्ट को देख लेना, और यहाँ से हम एक आउटलेट दे देंगे।
और यहाँ से हम एक इनलेट दे देंगे। यहाँ से आउटलेट। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, गोबर प्लस वाटर और जो भी प्लांट्स के वेस्ट वगैरह है, वो हम यहाँ पे मिक्स करेंगे विद वाटर के साथ। इसे हम कहते हैं स्लर्री। स्लरी। जो भी गोबर, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है प्लांट्स और एनिमल्स का, जैसे गोबर है या प्लांट्स के छोटे छोटे जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है, जो कि हाउस होल्ड से भी निकलता है, प्लस वाटर को हम यहाँ पे मिक्स करके उसे जो है गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं। ये है यहाँ पे डाइजेस्टर। ये है डाइजेस्टर। यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे वो फर्मेंटेशन करेंगे। जो भी मटेरियल यहाँ से आएगा, इनलेट पाइप से जो भी मटेरियल आएगा, यहाँ पे वो उसकी फर्मेंटेशन करेंगे। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन हमारे पास जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि कौन कौन सी है, मीथेन CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जो भी गैसेस हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। और यही गैसेस क्या है, हमारी गोबर गैसेस। यहाँ से हम एक आउटलेट दे देंगे, यहाँ से गोबर गैस निकलेगी। गोबर गैस आउटलेट। और जब जो वेस्ट मटेरियल जो है बच जाएगा, उसे हम यहाँ से आउटलेट, जो स्लरी बच जाएगी, यहाँ से उसे हम आउट करेंगे। और वो जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल, जो कि गैस निकलने के बाद जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच गया, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, मैन्योर। और वो इंक्रीज करेगा सॉइल की फर्टिलिटी को। इससे क्या हो गया कि जो पहले हम, जब हम पहले इनिशियली कोडंग को ट्रेडिशनल तौर पे यूज़ करते थे एज ए फ्यूल, अब हमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि उस कोडंग को हमने चाहा कि हम इससे जो है एक बेटर फ्यूल बनाएं। बेटर फ्यूल कौन होगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लेस स्मोक प्रोड्यूस करेगा, इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स उससे कम होंगे। तो हमने क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हमने गोबर गैस प्लांट बनाया। गोबर गैस गैस प्लांट में जो है हमने क्या किया कि जो भी गोबर है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स और एनिमल्स का, हमने मिक्स किया वाटर के साथ और इस प्लांट में जो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उस जो है मटेरियल को जो है डिकम्पोज करेंगे और गोबर गैस बना लेंगे। वो गोबर गैस हम यूज़ कर सकते हैं। ये गोबर गैस हम हाउस होल्ड यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होगी ये, कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होगी, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी यूज़ होगी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे हम, या छोटे मोटे इंजन्स जो है, इंजन्स में भी यूज़ होगी एज ए फ्यूल। जैसे ज़मीन से जो पानी निकालना है, पंप्स के थ्रू जो पानी निकालना है, उन इंजन्स के लिए भी जो हम यूज़ कर सकते हैं इसे एज ए फ्यूल। और जो बाकी वेस्ट बच जाएगा, ये गैस निकलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उस स्लरी को जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मैन्योर, जो कि है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो अब हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन इससे जो है बहुत ज़ीरो है, मीन्स नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि गोबर गैस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए, और स्मोक भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हम कोडंग केक्स जो है इस्तेमाल करते थे एज ए फ्यूल। ये था हमारा बायोगैस का। इसमें हमने जो है पढ़ा बायोमास में, हमने वुड का भी पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने इसमें जो है कोडंग
जो है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम विंड एनर्जी। विंड एनर्जी विंड एनर्जी विंड एनर्जी भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, इससे भी हम जो है एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। इनिशियली क्या होता था, विंड क्या है, एनर्जी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और विंड कैसे जनरेट होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। उससे जो है वो एयर का फ्लो बढ़ जाता है और जो है वो हाई स्पीड एयर की हम क्या बोलते हैं, उसे हम विंड कहते हैं। और विंड में कौन सी एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक। मूविंग एयर में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट काम लेने के लिए। एंशंट ज़माने में, इन पास्ट में क्या होता था कि ये जो विंड एनर्जी है, इससे हम क्या करते थे, विंड मिल्स का इस्तेमाल करते थे। विंड मिल्स का इस्तेमाल करते थे। विंड मिल्स में क्या होता है कि एक फैन होता है, उसके थ्रू जो है जब हवा पड़ती है तो वो जो है फैन जो है हवा से घूमते हैं, और उसके बाद जो है हम उससे डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स ले लेते थे, मैकेनिकल वर्क्स करवाते थे। जैसे लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल करवाते थे हम विंड मिल से, वाटर लिफ्टिंग करवाते थे, वाटर लिफ्टिंग वाटर लिफ्टिंग करवाते थे। या जो है घराट वगैरह जो है, ग्राइंडिंग द व्हीट, ये हम काम करवाते थे इन पार्ट्स में, कि वाटर लिफ्टिंग में मैकेनिकल वर्क करवाते थे, और घराट वगैरह जो चक्की वगैरह जो चलती थी विंड मिल से, वो भी हमारा जो है एक मैकेनिकल वर्क करता है। ये था पार्ट्स में। अब हमने क्या किया कि इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की में इंप्रूवमेंट कर दी, ताकि जो हम विंड का जो है एक बेटर इस्तेमाल कर सकें। और वो बेटर इस्तेमाल क्या है कि विंड एनर्जी का हम बेटर इस्तेमाल किस में करेंगे, फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ये है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के। पहले इनिशियली क्या काम करते थे, विंड मिल्स का मैकेनिकल वर्क का। अब हमने क्या किया कि इस पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और हमने विंड को इस्तेमाल किया फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक सिटी। इसमें क्या है, विंड टरबाइन ले लेते हैं, जिसमें एक डायग्राम बना लेता हूँ। रफ डायग्राम है, डायग्राम इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी। ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। यहाँ पे हम एक जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी दे देगी हमें। ये जनरेटर है, और ये शाफ्ट लगी हुई है। इस शाफ्ट के साथ क्या लगाया हमने, ब्लेड्स लगाए, विंड टरबाइंस जिसे हम कहते हैं, ये ब्लेड्स लगे। जब विंड ब्लो करेगी, हाई स्पीड विंड जब आएगी, तो उससे क्या होगा कि ये टरबाइंस जो है घूमेंगे। जब ये टरबाइन जो है मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमने जनरेटर लगाया है, वो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएगा। और अब अगर हम एक ये जो विंड जनरेटिंग जो है हमने बनाई है, तो इस विंड जनरेटिंग से, सिंगल विंड जनरेटिंग से बहुत कम जो है विंड जनरेट होती है। मीन्स हमें उसे कमर्शियल यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जैसे कई प्लांट्स जो है हमें बनाने पड़ेंगे, ताकि उन सभी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है हम फिर यूज़ कर सकते हैं एक बड़ी मिकदार में, एक लार्ज अमाउंट में, किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये भी है कि हर टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि विंड हमें जो है ज़्यादा रफ्तार में मिले। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम
15 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ जो है हमें विंड चाहिए एक विंड जनरेटर को चलाने के लिए। कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होनी चाहिए। और हर पोजीशन पे जो है, हर जगह जो है ये वाली सिचुएशन जो है उपलब्ध नहीं है। मीन्स दिन दिन के हर टाइम पे या रात के हर टाइम में जो है विंड जो है इस स्पीड में नहीं चलेगी, या हर जगह इस स्पीड में नहीं चलेगी। इसलिए हमने कुछ जगहें जो है लोकेट करनी पड़ती है जहाँ पे हम जो है विंड एनर्जी का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं इन हार्नेसिंग द विंड एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी है। और दूसरा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए जो है आपको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है इसकी डिसएडवांटेज, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे जो है विंड नहीं है, जिस टाइम पे टरबाइन चल नहीं रहा, नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो नहीं रही है, तो उसके लिए हमें क्या है एक बहुत बड़ी बड़ी सी बैटरीज को लगाना पड़ेगा कि जिस टाइम पे हमें यूज़ नहीं करनी है इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उन बैटरीज में स्टोर हो, ताकि जिस टाइम पे ज़रूरत हो हमें, तो हम उन बैटरीज से जो है वो एनर्जी जो है यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत है। और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, एज अर्ली एज 5000 BC में भी जो है विंड एनर्जी का यूज किया जाता था टू प्रोपेल द बोट्स, टू प्रोपेल द बोट। विंड एनर्जी का इस्तेमाल जो हम बहुत पास्ट से कर रहे हैं। और विंड एनर्जी जो है अब हमने नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जो है विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया है इन हार्नेसिंग जो है विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एवरेज विंड एवरेज द एवरेज विंड एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ ए टरबाइन ये कितनी है हमारे पास? 35 से 45% के बीच में जो है टरबाइन की एवरेज विंड एफिशिएंसी है। और लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है हमारी? लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है हमारी? ये है हमारी तमिलनाडु। और इंडिया का क्या रैंक है विंड एनर्जी में? इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का 4th रैंक है विंड एनर्जी को हार्नेस करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया का 4th रैंक है। और लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया का कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर विंड पार्क जो है राजस्थान में 1600 मेगावाट का लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया का कहाँ पे है? जैसलमेर में। और लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है हमारी? तमिलनाडु। और रैंक क्या है वर्ल्ड में? इंडिया का 4th। और लार्जेस्ट विंड फार्म जैसलमेर में है 1600 मेगावाट का। और लार्जेस्ट विंड फार्म वर्ल्ड में कौन सा है? घनसू, GNSU, घनसू विंड फार्म, जो कहाँ पे है? चाइना में। ये चाइना में है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहा जाता है? कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डेनमार्क को। और कंट्री विद मोस्ट विंड मिल्स कौन सी है? कंट्री विद मोस्ट
विंड मिल्स कौन सी है? यह है चाइना। फर्स्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया में कहाँ पे है? ये बने थे इन 1986 में। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। ओखा, गुजरात में। और टूटीकोरिन, तमिलनाडु में। कंट्री ऑफ विंड्स डेनमार्क को कहा जाता है। कंट्री विद मोस्ट विंड मिल्स जो है वो भी चाइना है। और फर्स्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया कौन सा हमारा? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। और ओखा गुजरात में। और टूटीकोरिन तमिलनाडु में। और कंट्री विद जिसने जो है हार्नेस किया है विंड एनर्जी को इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सी कंट्री हमारी? चाइना। चाइना जो है वर्ल्ड्स की पहले नंबर पे कंट्री है जिसने विंड एनर्जी को हार्नेस किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।